Hello everyone. Today's topic is processor allocation in distributed system. प्रोसेसर एलोकेशन क्या होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ क्या है, डिज़ाइन इश्यूज़ क्या है एंड कितने टाइप से हम जो है प्रोसेसर एलोकेशन कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेसर एलोकेशन. प्रोसेसर एलोकेशन क्या होती है कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस प्रोसेसर को कौन सी जॉब जो है वो असाइन करनी है. दिस इज़ नोन एज प्रोसेसर एलोकेशन, कि हमने किस प्रोसेसर को कौन सी जो प्रोसेस है वो एलोकेट करनी है. ठीक है. सो वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज दैट वी कैन चूज अपॉन विच प्रोसेसर टू डिस्पैच अ जॉब, राइट. सो this decision and the associated action of dispatching the job onto the processor is known as प्रोसेसर एलोकेशन, कि हमने किस प्रोसेसर को कौन सी जो प्रोसेस है वो एलोकेट करनी है. दिस इज नोन एज प्रोसेसर एलोकेशन. नाउ एलोकेशन मॉडल्स, हमारे पास टू टाइप्स के मॉडल्स होते हैं. वन इज नॉन माइग्रेटरी एलोकेशन मॉडल, अनदर इज माइग्रेटरी एलोकेशन मॉडल. नॉन माइग्रेटरी में क्या होता है कि अगर एक प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड वो तब तक उस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करता जब तक उस प्रोसेस का जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता, राइट. या फिर हम नॉन माइग्रेटरी एलोकेशन सिस्टम को इस वे से भी समझ सकते हैं कि एक जो प्रोसेसर है अपनी प्रोसेस को किसी भी अनदर प्रोसेसर को माइग्रेट नहीं करता. एंड माइग्रेटरी एलोकेशन में क्या होता है, एक प्रोसेसर अपनी प्रोसेस को अनदर प्रोसेसर को माइग्रेट कर देता है. इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. जैसे कि हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में या एक कॉलेज से किसी अनदर कॉलेज में जाते हैं तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है. सेम प्रोसेसर माइग्रेशन में भी ऐसे ही होता है. एक प्रोसेसर जो है अगर अपनी प्रोसेस को किसी अनदर प्रोसेसर को माइग्रेट कर देता है तो उसे हम कहते हैं माइग्रेटरी एलोकेशन एल्गोरिथम. और अगर एक प्रोसेसर अपनी प्रोसेस को अनदर प्रोसेसर को माइग्रेट नहीं करता और तब तक उस प्रोसेस को अपने पास रखता है जब तक कि वो फुली एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं नॉन माइग्रेटरी एलोकेशन एल्गोरिथम्स, राइट. नेक्स्ट इज एम ऑफ असाइनिंग प्रोसेसेस टू प्रोसेसर. हमारा एम क्या है प्रोसेसेस को प्रोसेसर को एलोकेट करने का. फर्स्टली कि सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, सीपीयू साइकिल्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं एंड जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमारा मिनिमम हो जाता है. इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. सपोज वी हैव टू प्रोसेसर 1 एंड प्रोसेसर 2. प्रोसेसर 1 की जो कैपेसिटी है वो 10 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है एंड प्रोसेसर 2 की जो कैपेसिटी है वो है 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की. प्रोसेसर 1 में कोई भी क्यू नहीं है एंड प्रोसेसर 2 में हमारे पास क्यू है 5 सेकंड की ईच क्यू है हमारे पास, राइट. हमारे पास टू प्रोसेसेस आई, वन इज प्रोसेस ए another is process B. प्रोसेस A के पास 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है एंड प्रोसेस B के पास 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है. सो अगर मैं प्रोसेस A को एलोकेट करती हूँ तो प्रोसेसर 1 की कैपेसिटी क्या है 10 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और प्रोसेस A के पास कितनी इंस्ट्रक्शंस है 100. तो 100 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर 1 10 सेकेंड में प्रोसेस करेगा 100/10. इट मीन्स 10 सेकेंड में 100 इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर 1. एंड प्रोसेसर 2 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की इसकी कैपेसिटी है और प्रोसेस B के पास आ गई 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस. अगर मैं प्रोसेसर 2 को प्रोसेस B एलोकेट कर दूँ, ठीक है, तो 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो 3 सेकेंड में होनी चाहिए एग्जीक्यूट, प्लस 5 सेकेंड की इसकी क्या है क्यू है. तो 5 + 3 8 सेकेंड में जो है वो 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर 2 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट. देखिए
प्रोसेस ए को प्रोसेसर 1 दिया तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, 100/10 सेकेंड्स। और प्रोसेस बी को हमने क्या दिया, प्रोसेसर 2 दिया। क्यू है इसमें 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की इसकी कैपेसिटी है। 300/100 3 सेकेंड्स प्लस 5 की क्यू हो गई, ठीक है। तो 8 सेकेंड्स लेगा ये, 3 + 5 8 सेकेंड्स लेगा टोटल। अब देखिए अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, मतलब कि प्रोसेसर 2 को प्रोसेस ए दे दूं और प्रोसेसर 1 को प्रोसेस बी दे दूं केस 2 में, तो देखिए कैसा होगा। अगर मैं प्रोसेसर 2 को प्रोसेस ए दे रही हूँ, प्रोसेस ए में मेरे पास 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसर 2 की कैपेसिटी भी 100 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की है। 100/100 1 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड की क्यू है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड्स, राइट। अगर मैं प्रोसेसर 1 को प्रोसेस बी दे दूं, 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, 10 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की इसकी कैपेसिटी है। सो 300/10 30 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि 30 सेकेंड्स लेगा ये 300 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो प्रोसेस 1 को पहले ए दिया, प्रोसेस 2 को बी, देन हमने प्रोसेसर 1 को प्रोसेस बी दी, देन प्रोसेसर 2 को प्रोसेस ए दी, तो उनके रिस्पॉन्स टाइम भी हमारे पास डिफरेंट आ गए, ठीक है। अब प्रोसेसर ए, जब मैंने केस 1 में प्रोसेस ए को प्रोसेसर 1 दिया 10 सेकेंड लगे, प्रोसेस बी को प्रोसेसर 2 दिया 8 सेकेंड लगे। दोनों का हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम था वो क्या होगा, देखिए 10 + 8 / 2, 10 + 8 / 2 9 सेकेंड्स लगे, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 में प्रोसेस ए को प्रोसेसर जब 2 दिया तो 6 सेकेंड, प्रोसेस बी को प्रोसेसर 1 दिया तो 30 सेकेंड्स, देन 6 + 30 / 2 मतलब 18 सेकेंड्स लगे हमारे पास। तो इन दोनों में से केस 1 बेटर हुआ या केस 2? केस 1 में हमारे पास 9 सेकेंड्स जो थे वो एग्जीक्यूट हुए, यानी कि केस 1 हमारा जो है वो बेटर ऑप्शन है प्रोसेसर्स एलोकेट करने का rather than केस 2, क्योंकि केस 2 में हमारे पास 18 सेकेंड्स लग रहे हैं, केस 1 में हमारे पास 9 सेकेंड्स लग रहे हैं, राइट। नाउ ये तो थी हमारी प्रोसेसर एलोकेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की है। नाउ डिज़ाइन इश्यूज ऑफ प्रोसेसर एलोकेशन एल्गोरिथम। अब डिज़ाइन इश्यूज कौन कौन से हैं हमारे पास, 5 मेनली डिज़ाइन इश्यूज है। 1 इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स, 3rd इज ऑप्टिमल वर्सेस सब ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स, 4th इज लोकल वर्सेस ग्लोबल एल्गोरिथम्स, एंड 5th इज सेंडर इनिशिएटेड वर्सेस रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम्स। सो हम 1 by 1 करके सारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है किस टाइप की आ रही है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमें सब कुछ एडवांस में ही पता होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोसेस आ रही है उसकी फाइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमें पहले से ही पता है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम में, राइट। और इसमें क्या है, हमारे पास क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले से ही पड़ी होती है, हमें पता होता है कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन कौन सी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, किस टाइप की जो प्रोसेस है उसको हमने किस प्रोसेसर पर जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। सो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट नॉलेज अवेलेबल इन एडवांस, कि हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो किस टाइप की आ रही है उसकी नॉलेज हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होती है। अब ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो किस टाइप की आएगी, उसकी फाइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी अनदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें ह्यूरिस्टिक में कुछ भी पता नहीं होता। सो लोड इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता कि किस टाइम पर हमें किस रिसोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो
ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम में जो भी मेरी प्रोसेस आती है उसमें ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड और आर टू आर जो है वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है। ठीक है, सो प्रोसेसर एलोकेशन इन सच सिस्टम्स कांट बी डन इन अ डिटर्मिनिस्टिक और मैथमेटिकल वे। सो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम में हमें नहीं पता चलता कि हमने किस प्रोसेसर को जो है वो कौन सी प्रोसेस जो है वो एलोकेट करनी है, जबकि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स में हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो किस टाइप की है और हमें कौन सा प्रोसेसर उस प्रोसेस को एलोकेट करना है। ठीक है, सो सेकेंड इज सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम्स भी कह सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम्स में क्या होता है, मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो मेरी वन प्लेटफॉर्म पर जो है वो कलेक्टेड होती है, जिससे मुझे क्या होता है, डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। ये लेस रोबस्ट है एंड कैन पुट अ हैवी लोड ऑन द सेंट्रल मशीन, और जिससे क्या होता है कि सेंट्रल मशीन पर काफ़ी लोड जो है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, हम डिसेंट्रलाइज्ड वे से जो है अपने प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल वर्सेस सब ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मतलब हमें अच्छा सॉल्यूशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों सिस्टम्स में मिल जाता है। ऑप्टिमल इनवेरिएबल मोर एक्सपेंसिव देन सब ऑप्टिमल वंस। ऑप्टिमल एल्गोरिथम इन्वॉल्व कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट मोर थॉरली। इन जनरल हम सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस यूज करते हैं बिकॉज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो है वो हार्ड टू फाइंड है। नाउ लोकल वर्सेस ग्लोबल एल्गोरिथम्स। लोकल एल्गोरिथम्स में क्या होता है, इफ द मशीन्स लोड इज बिलो सम थ्रेशोल्ड कीप द न्यू प्रोसेस, अदरवाइज ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। अगर हमारे पास कोई लोड ऐसा है कि एक मशीन सपोज 200 इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट कर सकती है, अगर हम उस पर 250 इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट करवा दें, उस टाइम पर क्या होगा, उस मशीन का लोड जो है वो इंक्रीज हो गया और उसकी कैपेसिटी जो है थ्रेशोल्ड जो है वो 200 मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट कर सकती है। सो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा जो लोकल मशीन होगी वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दे पाएगी। लोकल एल्गोरिथम्स आर सिंपली बट मे बी फार फ्रॉम ऑप्टिमल। नाउ द लोकल मशीन्स इज टू बिजी फॉर अनदर प्रोसेस, लोड इट एल्सवेयर। द लोकल मशीन्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, ठीक है, और अपने लोड को जो है वो डिवाइड कर सकती है। नाउ ग्लोबल एल्गोरिथम्स जो है हमें स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ग्लोबल एल्गोरिथम्स में जो है हम लोकल मशीन्स के कंपैरिजन में ग्लोबल मशीन्स में हम अपने लोड को जो है वो डिवाइड कर देते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो हायर होती है देन लोकल मशीन से। नाउ लास्ट वन इज सेंडर इनिशिएटेड वर्सेस रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम्स। नाउ सेंडर इनिशिएटेड एल्गोरिथम्स में क्या होती है कि जब भी कोई मेरी मशीन है वो ओवरलोड हो गई, एक मशीन की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा हमने उसको वर्क प्रोवाइड कर दिया, तो मशीन कहती है आई एम ओवरलोडेड, मैं ओवरलोडेड हो गई हूँ, प्लीज़ टेक सम वर्क, प्लीज़ मुझसे कुछ वर्क ले लो, ठीक है। तो वो मशीन क्या करती है, तैयार है, मतलब रेडी है वो अपने वर्क को अनदर प्रोसेसर के साथ डिवाइड करने के लिए, ठीक है। सो इस टाइप की जो मशीन्स होती है उनको हम सेंडर इनिशिएटेड मशीन्स भी कहते हैं, कि जो मशीन है वो खुद इनिशिएट ले रही है, खुद सेंडर बनने को रेडी है कि येस आई एम रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट माय लोड, क्योंकि मैं जो है पूरी की पूरी ओवरलोड हो गई हूँ, ठीक है।
अब देखिए, मशीन हैज टू डिसाइड टू शेयर इट्स वर्क विद अनदर मशीन। एक प्रोसेसर जो है वो ओवरलोड हो गया एंड दैट प्रोसेसर इज रेडी टू शेयर इट्स वर्क विद अनदर प्रोसेसर्स। नाउ नेक्स्ट इज रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, एक प्रोसेसर जो है वो एम्प्टी है, उसके पास कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है, तो वो रेडी है टू गेट सम वर्क, ठीक है। एक प्रोसेसर जो वर्क लेने के लिए रेडी है, काम लेने के लिए रेडी है, दैट इज रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम। रिसीवर साइड के जो प्रोसेसर है वो खुद कहता है कि नीड एनी हेल्प, नीड सीपीयू साइकिल्स, आई हैव नथिंग टू डू, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, ठीक है, अगर सीपीयू साइकिल्स चाहिए तो यू कैन टेक माई हेल्प। सो दिस इज रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम्स, राइट। सो रिसीवर इनिशिएटेड एल्गोरिथम्स में जो मशीन है वो खुद एडवर्टाइज करती है कि मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ, यू कैन टेक माई हेल्प। तो ये थे हमारी कुछ एल्गोरिथम्स जो अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज फॉर प्रोसेसर एलोकेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, अभी हमने डिज़ाइन इश्यूज 5 जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, 5 हमने डिज़ाइन इश्यूज डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। मेजरिंग द लोड ऑन इटसेल्फ, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लोड हमें खुद से मेजर करना पड़ता है, वेदर लोड इज ओवरलोडेड और अंडरलोडेड। नाउ हाउ टू डील विद ओवरहेड्स, हम ओवरहेड्स से कैसे डील करें, ये इसमें इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, क्वालिटी ऑफ द एल्गोरिथम, सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूसेज एंड रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ हमारे इश्यूज हैं जो कि हमें प्रोसेसर एलोकेशन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में आते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड प्रोसेसर एलोकेशन। थैंक यू।